निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 में कल अपना बजट प्रस्तुत करने जा रही है। तीसरी पारी का पहला बजट होगा और इस बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। हमने आपकी व्यापारियों से मुलाकात कराई थी। व्यापारियों ने बताया था कि मध्यम वर्ग की बात सुनना बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त, और मोदी सरकार की जो सागगिरी है उसको अगर मोदी सरकार को बचाना है तो मध्यम वर्ग को अपने साथ लेके चलना होगा। ये मेरा नहीं, ये उन व्यापारियों का कहना था जिनसे आपकी मुलाकात कराई थी। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महिला विंग से और जानने का प्रयास करेंगे कि निर्मला सीतारमण एक महिला होके इन महिलाओं की बात समझती हैं क्या, ये महिलाएं कितनी उम्मीद रखती हैं निर्मला सीतारमण से कि आने वाले बजट में निर्मला सीतारमण इनकी तरफ कितना ध्यान देंगे। तो शुरुआत करते हैं इनके साथ। मैडम, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर अलका गौर, मैं 40 की प्रेसिडेंट हूँ और बहुत ही गर्व की बात है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर निर्मला सीतारमण जी पहली महिलाएं जो 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। और इससे पहले जो मोरारजी देसाई है उनको ये वो मिला था, क्रेडिट मिला था। और जिस तरह से हम अभी बजट से जो अपेक्षाएं आप पूछ रहे हो महिलाओं से, तो मैं डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो मैं कहना चाहूँगी कि हेल्थ सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी योजना लाई भी गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का सही जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। काफ़ी सारी सब्सिडीज़ भी हैं। हम देखें, अगर चाहे वो ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, या जन्म देते समय माँ की मृत्यु की दर आज भी वो वही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो उस तरह की सुविधाएं नहीं है। डॉक्टर साहब, ग्रामीण इलाकों की आपने बात छेड़ दी, तो एक तो नस है पूरे देश की। ग्रामीण इलाकों के अंदर तो अस्पताल ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अस्पताल नहीं है, और जो स्टाफ है वहाँ पे डॉक्टर्स जो है सिर्फ ऑन पेपर हैं। सारा स्टाफ जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का जो नर्सिंग स्टाफ है वो देखता है, और आप जाके देखेंगे कि वो ही एक डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर रहा है। अब आप बताइए कि जो डॉक्टर है उसका जो लेवल रहता है और जिसके लिए वो सैलरी उठा रहा है वो सर्विसेज नहीं दे पा रहा है। तो सरकार को एक तो कड़े नियम कानून बनाने चाहिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन द सर्विस अवेलेबल हों, और ये जो नर्सिंग स्टाफ है वो नर्सिंग तक ही सीमित रहे, और उनका अपग्रेडेशन भी जरूरी है। इन केस किसी इमरजेंसी की वजह से डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँच पाता है तो जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये तो हो गई व्यवस्था की बात। बजट में आप क्या चाहते हो? बजट में मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अगर आप शहरी सेंटर्स पे देख लें, कितने भी हेल्थ सेंटर पे हर तरह की सुविधा, गांव में आप जाके देखेंगे आज भी वो सुविधाएं नहीं है। फंडिंग्स मिल चुकी हैं लेकिन संसाधनों की बहुत कमी है। बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें बेसिक चीज़ें ही नहीं है, जो बेड्स होते हैं या ड्रिप्स होते हैं। आईसीयू तो आप भूल ही जाइए कि आईसीयू की सुविधा होगी, और मेडिसिन जो है मेडिसिन का कुछ अता पता नहीं है। तो सरकार को इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए और बजट के अंदर इस तरह का प्रावधान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं, जो आईसीयू यूनिट्स हैं या वेंटिलेटर्स हैं जो एक लाइफ केयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनका जो है प्रावधान होना चाहिए। चाहे उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे दे दें, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट रखना चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रामीण जनता जो है वो स्वस्थ रहेगी, देश स्वस्थ रहेगा, युवा स्वस्थ रहेगा, महिला स्वस्थ रहेगी, तो ही ये देश जो है उन्नत देश कहलाएगा। तो साहब, ये आप सुन रहे थे डॉक्टर अलका को, जिन्होंने कहा कि बजट के अंदर इस बार प्रावधान आना चाहिए कि मेडिकल क्षेत्र में पैसा मिलना चाहिए, जिससे कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधूरा है उसमें डेवलपमेंट किया जा सके। आगे आपको लेके चलते हैं। आपका नाम? ललिता कुच्छल। ललिता जी, किस तरीके से देख रही हैं और क्या उम्मीदें हैं बजट से? इस बार है ना, जैसे बजट की हम बात करते हैं तो 3 तरीके के वर्ग में बंट गया बजट के अगर आय के हिसाब से। एक तो बहुत ही उच्च वर्ग हो गया, एक मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग की तो जरूरत ही नहीं है, उनके पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। इनफैक्ट जो भी पॉलिसीज आ रही हैं उससे पैसा उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आप आते हैं बिल्कुल निचले तबके पे, तो उनको लोन मिल रहा है। लोन की सुविधा भी ऐसी विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन और बहुत ही सस्ते दरों पे मिल रहा है। तो वो हो गया। अब बात करते हैं मध्यम दर की। तो मध्यम वर्ग कहाँ जाएगा? उसको ना तो लोन की फैसिलिटी, दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन, ना उनको कुछ। तो वो एक बड़ी पीड़ित अवस्था है मध्यम वर्ग वालों की। और रही बात बजट से जो अपेक्षा है वो ये है कि ग्रामीण विकास अगर हम चाहते हैं तो इस बारे बजट में 2024 का जो बजट है उसमें हमारी निवेदन है सरकार से कि 2024 में ग्रामीण विकास की ओर ध्यान देते हुए उसके लिए बजट का एक अच्छा प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रामीण महिलाओं की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। ग्रामीण विकास में ऑलरेडी मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। आप खाने के पैकेट नहीं, तो खाने के पैकेट देने की जरूरत क्यों पड़े? वो खुद क्यों ना आत्मनिर्भर बन जाएं? आप ये बताइए ना, आपको भीख देने की जरूरत ही क्यों पड़े? क्यों ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं तो अभी जब मैंने वही बोला ना, अगर सबसे पहले अगर किसी देश का किसान होता है ना, वो सशक्त होता है तो उस देश की नींव बड़ी मजबूत होती है। क्योंकि सबसे पहले किसान, और ये जो हमारी भूमि, अब किसान ग्रामीण महिलाओं को आप आगे लाओ ना, छोटे छोटे काम कर रही है, उनको बाजारी उपलब्ध नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए ना कि ग्रामीण महिलाओं की इतनी मजबूती आ जाए, इतनी आत्मनिर्भर हो कि वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह साबित हो। क्योंकि जो ग्रामीण भारत है हमारा, उसका एमएसएमई और एसएमई में पूंजी की बहुत कमी है, और बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो पैसा कहाँ से आएगा?
यही बजट से तो ये निकालेंगे ना। तो ग्रामीण क्षेत्र को अगर आगे बढ़े तो वहाँ की MSME और SME को इस वाले बजट में अच्छी एक पूंजी का वो मिलना चाहिए बजट उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण उनको आगे लेके आ सकें। क्योंकि ललिता जी ने यहाँ पे एक बड़ी बात कह दी है। ललिता जी ने कहा है कि महिला सिर्फ आधी आबादी और वोट बैंक नहीं है आधा, महिला रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है अर्थव्यवस्था के लिए। क्या नाम आपका और किस तरीके से आप देखते? मैं कुसुम विजय। मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है। हाई एजुकेशन के लिए ज़्यादातर महिलाएं बाहर जाना प्रेफर करती हैं। इंडिया में लाइक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उनको। और बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण में जैसे लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, शहरों में आना चाहती हैं, पर उनके लिए कन्वेंस की प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में वो शहरों में नहीं आ सकती हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा तो आप क्या चाहते हो कि ग्रामीण इलाके में भी बच्चियों को सुविधा मिले, वहाँ पे भी स्कॉलरशिप मिले? बच्चियों की पढ़ाई बिल्कुल आप फ्री चाहती हो? फ्री तो नहीं चाहती हूँ, बट उनको सुविधाएं मिले जिससे वो शहरों में आके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सकें। पढ़ाई आगे कर सकें। और कुछ आपकी उम्मीद इस बजट में? एजुकेशन से तो अभी यही है। एजुकेशन से। और बच्चियों को लेके आपने बच्चियों की एक बात उठाई है इस बजट के अंदर, बच्चियों के भविष्य को और कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? क्या कर सकती है वित्त मंत्री के बच्चियों का भविष्य और सुरक्षित किया जा सके? एक तो थोड़ा सिक्योरिटी हो जाए गर्ल्स के लिए, तो उनसे ये कहीं भी बाहर जाएं तो लाइक पेरेंट्स को इतनी चिंता ना हो उनके लिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? CA अनुज्ञा मेहरवाल। अरे आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपसे तो बजट की और बहुत सारी बात की जा सकती है। तो आप ही बता दीजिए क्या उम्मीद है? मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ, बिजनेस रन करती हूँ, तो उसी के साथ में मैं बजट से मेरी ये उम्मीद है कि जो मैं करंटली हम फेस करते हैं कि हमें अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है या कोई वुमेन को बिजनेस नया खड़ा करना है खुद के दम पे, तो उसके पास कैपिटल की बहुत कमी होती है। अब कैपिटल की कमी के चक्कर में वो आगे, कैपिटल तो मैडम आदमियों के पास भी नहीं है। नहीं, पर आदमियों के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं। आज एक वुमेन घर में रहती है, वो कहाँ से कैपिटल लेके आएगी? वो गवर्नमेंट से मांग सकती है लोन्स, बट अब लोन्स की अगर बात करी जाए तो लोन में इंटरेस्ट अगर वुमेन को स्पेशली कम दर पे प्राप्त हो तो इजीली उनको लोन्स मिलके वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकती है। प्लस महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत कुछ किया गया है। पिछले 10 सालों को अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के लिए आसान किया गया है। महिलाओं को माना गया है कि बराबर का अधिकार देने की बात की गई है। आपको नहीं लगता ये सब काफ़ी है? बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत पॉलिसीज होंगी, बट क्या उसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज महिलाओं को है? क्या उन लोगों को ये नॉलेज है कि गवर्नमेंट उनको ये परोस कर देती है? उनको ये पता ही नहीं होता कि वो ये सब कर सकती है। तो मेरा सब आसान शब्दों में बात करें, आप महिलाओं के लिए क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि आपको अवेयरनेस कैंप्स भी लगाने चाहिए। आपने पॉलिसीज निकाल लिया, बजट में आपने आपने एक बजट दे दिया वुमेन को, बट उनको ये बताओ तो सही। आप जैसे आप मुझसे आसान भाषा में मांग रहे हैं, वैसे ही नॉर्मल जनता वुमेन जो है उनको आसान भाषा में ये पता होना चाहिए कि उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल है जो हर बजट में गवर्नमेंट उनको दे रही है। क्या उनके लिए किया जा सकता है ये बताइए। इस बजट में यही है कि अगर मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं, हम बात करते हैं इक्वालिटी की, हमें कि वुमेन आज 50% अगर सोसाइटी में अपने इकोनॉमी में वुमेन है, तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट जब ही होगा जब उनको एग्जैक्ट राइट्स उनके मिले जाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लोन और एजुकेशन और अवेयरनेस पे बहुत काम किया जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है कि वुमेन्स के लिए कुछ निकाला जाए, पर उनको अवेयरनेस जब तक नहीं होगी उसका कोई फायदा ही नहीं है। चाहते हो अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए? जी, आपका नाम? मैं सारिका, और मैं मध्यम वर्ग के ओर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके पास जो लिमिटेड जो जॉब कर रहे हैं या अपना रोज़मर्रा का खर्चा चला रहे हैं, तो उन लोगों के पास इतना वेतन नहीं आता है पर्याप्त कि वो अपना घर खर्चा चला पाए। और उनका जो घर खर्चा चलाना इसलिए मुश्किल है, खाना पीना महंगा है, सिलेंडर महंगे हैं, उस पर सब किस्तें चुकानी है, किस्तें महीने की चुकानी, अगर होम लोन है तो वो चुकाना उनके लिए इतना मुश्किल है कि वो अगर इन सब खर्चों को देखें तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता और वो कर्जे में डूबता जाता है। तो उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले या तो उनका वेतन बढ़ाया जाए, या होम लोन है या जो दूसरे टैक्सेस है उनकी दरों को कम किया जाए, ताकि वो थोड़ा सा अपने लिए पैसा बचा सके, जुटा सके। और जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल की जो फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर वो एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं 30, 40, 50 हज़ार का खर्चा होता है, अगर वो 2 बच्चों को पढ़ाए तो उनके लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले जो स्कूल की फ़ीस है, या तो उन्हें उनमें रियायत मिले कि मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ उनका जो लिमिटेड है उस पर कुछ छूट मिल करके उनका एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो सकता है, क्योंकि अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है तो उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को इनके बारे में नहीं पता होता है। तो गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि कोई भी व्यवसाय कर रही है अगर महिला, तो उनको सबसे पहले प्रशिक्षित किया जाए कि ऑनलाइन किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, या हम फॉर्म को भर सकते हैं, या किसी में रियायत मिल रही है तो हम उसको
चेक करके अवेल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहले प्रशिक्षित करना, मध्यम वर्ग लोगों को इनकम टैक्स जो भी मतलब रियायत है उनमें छूट मिले ताकि वो उनका गुजारा इजीली चला सकें। जी, आपका नाम? जी, मैं CMA पूर्णिमा गोयल एंड बजट से सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं आप पिछले अगर 2 साल से अगर आप 10 साल 2 टेन्योर यस, लेकिन आपने अगर जब पहले लोगों से बात की होगी, मैं खास करके पिछले 2-3 सालों की बात कर रही हूँ, आपने किसी को पूछा होगा कि बजट में क्या था, तो लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि हर इंसान पहले ये देखता है कि मेरे जेब से क्या जा रहा है, और जेब से जा रहा है टैक्स। तो मैं खास करके जो एक्सपेक्टेशन है वो टैक्सेशन पे है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम भी लेके आई है, तो इवन द ओल्ड रेजिम के अंदर कुछ खास तो टैक्स स्लैब्स में हम कुछ चेंजेस देखे भी नहीं हैं, लेकिन अगर न्यू रेजिम के अंदर अगर टैक्स स्लैब्स में अगर कुछ लुक्रेटिव लग भी रहा है, तो वहाँ सबसे बड़ा सोचने वाली बात यह है कि डिडक्शंस में हमको क्या मिल रहा है। वहाँ डिडक्शंस में कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं ये भी एक आपके द्वारा ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, महंगाई दर देख रहे हो, तो आज सैलरी जितनी भी हो, इंसान जैसे तैसे अपने खर्चों को जैसे तैसे मैडम आप एक ये बताओ, टैक्स स्लैब के अंदर अगर सरकार बदलाव कर देगी तो फिर सरकार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएगी? लेकिन अगर आपको कॉमन इंसान के लिए भी, तो देखो आप जो बजटिंग जो हो रही है, बजटिंग की क्वालिटी उसी के ऊपर निर्भर करती है कि आप हमसे क्या ले रहे हो और उसका खर्चा एलोकेशन कैसे कर रहे हो। आप करो, आप जो हायर इनकम ग्रुप है आप उसमें कुछ चेंजेस लेके आइए। आप मिडिल क्लास के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मिडिल क्लास की क्लास है, उनसे आप ज़्यादा अगर जितना उनको निचोड़ोगे फिर वो गिव अप कर देंगे। वो 10 साल में रस निकल चुका है मतलब मिडिल क्लास का। आप देखिए, आप छोड़ने के लिए बचा नहीं है। आप बिल्कुल आप मिडिल क्लास में जाके आप बात कीजिए उनके साथ और देखिए कि वो अपना दिनचर्या और अपने खर्चे किस तरीके से कितनी मुश्किलों से निकाल रहे हैं वो। और इन्वेस्टमेंट तो आप भूल ही जाइए। हम जब सोचते हैं हम अपने फ्यूचर का मतलब बचत, जो किसी जमाने में हमारे बड़े किया करते थे। बचत तो हो गया, सेविंग। इन्वेस्टमेंट तो हो गया कि आप पैसा बढ़ाना या हाँ बिल्कुल इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ रिटर्न लाए, वो होता है इन्वेस्टमेंट। तो इंसान यहाँ पर सेविंग्स ही नहीं कर पा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट तक कहाँ सोच पाएगा, फ्यूचर कैसे सिक्योर कर पाएगा। ठीक बात। क्या नाम है आपका? वर्तिका जैन। वर्तिका जी, क्या लगता है क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, बजट में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं सोचती हूँ कि स्वास्थ्य हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, और हमारी स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए कुछ होना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो मैं सरकार योगा करा तो रही है योगा सरकार करा रही है, लेकिन योगा तब हमारे लिए काम आएगा जब हमारा खान पीन अच्छा होगा। और खान पीन अच्छे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल जो खेती हो रही है उसमें केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जिस तरीके से जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं, उससे ये है कि हमें काफ़ी सारी तरीके की डिजीजेस का यूज़ करना पड़ रहा है। सॉरी, क्या हुआ? अच्छा, मुझे अच्छा, देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए जैसे कि आपने कहा कि सरकार योगा तो करा रही है, लेकिन योगा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके जो हम चीज़ें खा रहे हैं डेली रूटीन में, वो पूरी प्योर होनी चाहिए, केमिकल फ्री होनी चाहिए। जिस तरीके की खेती हो रही है उसमें भरपूर पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो रहा है, और उसकी वजह से आप खुद देख रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे और देश के लिए भी हम अच्छा सोच सकेंगे। तो ये पॉइंट एक बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो सुरक्षा को लेके बहुत सारी ऐप्स बनी हुई हैं, चीज़ें हैं, लेकिन आज भी जो क्राइम हो जाता है और जहाँ वर्क प्लेस पे महिलाओं के लिए जो सुरक्षा की बड़ी बात आ जाती है, तो उस पर और भी हमें एक विचार करना चाहिए कि किस तरह से महिलाएं अगर नाइट की शिफ्ट कर रही हैं तो वो फ्री होके कर सके। कई बार दिन में मेडिकल हो गया, सुरक्षा हो गई, और बिल्कुल। और एक चीज़ जो मुझे महिलाओं से जुड़ी हुई और क्या चीज़, जो महिला चाहे किसी भी स्तर पे चली जाए, महिला जो है वो घर जो है वो महिला ही चलाती है, और अब तो देश ही महिला चला रही है। जी जी जी, महिलाओं से जुड़ी और कोई विशेष चीज़ आपको लगता है बजट में अगर ठीक हो जाए तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है? महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एजुकेट करना सही तरीके से। मतलब अगर महिलाएं एक पद पे जा रही हैं तो उनका ब्रेनी होना बहुत ज़रूरी है, एक लेवल से ऊंचे उठ के वो सोच सकें, क्योंकि उनकी सोच अगर उनकी सकारात्मक हो जाएगी ना, तो उस पॉइंट पे देश बहुत जल्दी से विकास करेगा। तो सब हमारे अंदर के विचार हो गए। इसमें निर्मला सीतारमण क्या मदद कर सकती हैं? आप कुछ और जोड़ना चाह रही थी? जी, मुझे तो लगता है कि अगर ये चीज़ हो जाएगा तो शायद सारी महिलाओं के लिए वो एक टैक्स गिफ्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्स जो है उसको स्लैब्स, मुझे लगता है जी, जैसे शेड्यूल 6 के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। मुझे लगता है एक डिडक्शन जो होता है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि अगर कोई महिला अगर एंटरप्रेन्योर है और तो एक
डिडक्शन पर्टिकुलर अमाउंट का अगर वहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो यहाँ महिलाएं बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक इनिशिएटिव लेंगी। चलिए साहब, अगर टैक्स ले में बहुत कुछ। हाँ जी, आप और डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि एक तो जो पेट्रोल और डीजल है, देखिए उसमें केंद्र में अलग रेट्स हैं, आयो आप नस पकड़ने पे हैं। हर स्टेट वाइज पेट्रोल डीजल की रेट्स अलग हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल कोई भी प्राइवेट व्हीकल लेकर ही जाता है, रीज़न कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है नहीं, तो आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हो। तो अगर यदि इनके ऊपर वेट जो है उसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए तो आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी आराम मिल सकता है। प्लस एक मैं पॉइंट जोड़ना चाहूँगी कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग की नॉलेज हो, और क्योंकि महिला जो व्यापारी है वो सबसे आपको कपड़े की इंडस्ट्री में मिलेंगी, तो उसमें हमें एग्जाम्पशन देना चाहिए। और टूरिज्म, जैसे राजस्थान टूरिज्म का हब है, तो केंद्र में बजट में स्पेशली इसको अकाउंटेबिलिटी में लेना चाहिए कि टूरिज्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। क्योंकि कोविड के अंदर केंद्र सरकार ने ये अनाउंस किया था जितने भी हेरिटेज हवेलीज हैं और जितने भी पुराने ओल्ड फोर्ट्स हैं उनको पीपीपी मॉडल पे डेवलप किया जाएगा, और उससे टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम आएगा। क्योंकि जब भी आप किसी भी हवेली किले को आप टूरिज्म सेक्टर में देते हो तो उसके आसपास जुड़ा जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सबको रोजगार मिलता है। तो इसलिए ये एक इसमें भी प्रावधान रखा जाना चाहिए कि टूरिज्म के ऊपर काफ़ी बड़ा बजट राजस्थान के लिए दिया जाना चाहिए। तो साहब, ये आप सुन रहे थे 40 की महिला विंग को। पेट्रोल, डीजल और गैस पे सब बात कर लेते हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को कम करने की गुहार भी सरकार से सब लगा लेते हैं। ये महिला विंग जो निरंतर महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, इनका मानना है चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए सरकार को, उसके ऊपर पैसा देना चाहिए वित्त मंत्री को। दूसरा इनका मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अगर इस देश का किसान पावरफुल नहीं होगा तो इस देश में कोई भी सुख और समृद्धि के साथ नहीं रह सकता। किसान को पावरफुल करना चाहिए। तीसरा इनका मानना था कि देश के अंदर टैक्स स्लैब्स जो हैं उन स्लैब्स को ठीक करना चाहिए, और मध्यम वर्ग ने यहाँ भी निर्मला सीतारमण का पीछा नहीं छोड़ा है और मध्यम वर्ग यहाँ भी हावी रहा। इनका कहना है कि मध्यम वर्ग मरा हुआ है, मध्यम वर्ग को दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है, और अगर निर्मला सीतारमण इसको जिंदा करना चाहती हैं तो वो टैक्स स्लैब्स में छूट दें, जिससे मध्यम वर्ग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर सके और साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही होगा जो वापस लौट के बाज़ार में आएगा और बाज़ार को घुमाने का काम करेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या इनकी आवाज़ महिला वित्त मंत्री के कानों तक पहुँचती है, और ये महिला वित्त मंत्री इन सब बातों पे विचार करते हुए क्या इस मरे हुए मध्यम वर्ग को दोबारा संजीवनी देने का काम इस बजट में कर पाती हैं क्या। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।